हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस का कोर्स स्टार्ट किए थे और कल कंप्यूटर साइंस के बारे में कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में चर्चा किए थे। आज चैप्टर 1 में ही आगे बढ़ते हैं और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 1.2 इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज इवोल्यूशन यानी कि कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ, फिर कैसे कैसे न्यू फीचर्स ऐड किया गया, मेमोरी का चेंजिंग कैसे किया गया, वो सारा हम लोग इसमें देखेंगे इवोल्यूशन के अंदर। तो आइए देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ लिख रहा है फ्रॉम द सिंपल कैलकुलेटर टू अ मॉडर्न डे पावरफुल डाटा प्रोसेसर कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैव इवॉल्व्ड इन अ रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। यानी सिंपल कैलकुलेटर से हमारा एक डिवाइस था जो स्टार्ट हुआ था और आज के दिन में आप देख रहे हैं कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर और कंप्यूटिंग डिवाइस हमारे सामने हैं और हम उस पर वर्क करते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेज इन शोन थ्रू अ टाइमलाइन इन फिगर 1.4। यानी कि इसमें फिगर 1.4 दिया गया है जिसमें कंप्यूटिंग के इवोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेनेशन चर्चा किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक चार्ट बनाया गया है। यहाँ एक ईयरली चार्ट बनाया गया है जो 500 BC, यहाँ आप देख सकते हैं 500 BC से ये स्टार्ट है। 500 BC से ये स्टार्ट है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा आता है 1642, देन 1834, 1890, 1890 के बाद 1937, फिर 1945, 1947 और 1970 से जो प्रेजेंट में हमारा जो डिवाइस चल रहा है वो 1970 से ही मिला जुला है। उसी में कुछ फीचर्स को ऐड किया जा रहा है, लेकिन जो बेस्ड है वो 1970 में जो हमारा आईसी बेस्ड आया सिस्टम वही मॉडर्न इरा में भी चल रहा है। तो ये हमारा जो ईयरली था जो 500 BC से स्टार्ट हुआ था, जो एबकस जो फर्स्ट आया था 500 BC में, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर 1642, 1834 ऐसे करते 1970 तक वो डिवाइस के मेमोरी वगैरह में जो भी कह सकते हैं कि एक बड़ा सा मूवमेंट आया था कंप्यूटिंग के अंदर, वो इस ईयर में आया था। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किस ईयर में क्या बदलाव आया। फर्स्ट है 500 BC। यहाँ लिखता है एबेकस कंप्यूटिंग इज एट्रीब्यूटेड टू द इन्वेंशन ऑफ एबेकस ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स अगो। लगभग 3000 वर्षों पहले जो है दोस्तों वो एबेकस आया था। इट वाज अ मैकेनिकल डिवाइस, वो एक मैकेनिकल डिवाइस था। जनरली हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन उस टाइम का अगर देखें तो वो कैसा था, तो मैकेनिकल डिवाइस था, कैपेबल ऑफ डूइंग सिंपल अरिथमेटिक एंड कैलकुलेशंस ओनली, जो केवल अरिथमेटिक कैलकुलेशन ही करता था, जैसे जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, बस यही काम, और उसमें भी ज़्यादा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही काम एबेकस पे आसानी से हो पाता था। इसके जस्ट बाद आया 1642, यानी ईयर 1642 में आया पास्कलाइन। पास्कलाइन का जो इन्वेंशन था वो ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज पास्कल कैलकुलेटर। ब्लेज पास्कल एक कंप्यूटर के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया, उसका इन्वेंशन किया, जिसे पास्कल कैलकुलेटर के भी नाम से जाना जाता है। ये ब्लेज पास्कल जो इनका नाम है, उन्हीं के ऊपर इसका नामकरण किया गया था, पास्कल कैलकुलेटर और पास्कलाइन, और इसे पास्कलाइन भी कहा जाता था। टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स डायरेक्टली, जो दो नंबर तक के जोड़ और घटाव को सॉल्व करता था, कैलकुलेट करता था, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न थ्रू रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और उसके अलावा वो क्या करता था, मल्टीप्लाई गुना और डिवीज़न भाग का भी काम करता था। कैसे, तो थ्रू रिपीटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को रिपीट करके, कह सकते हैं यहाँ पे लूप जैसे चलता है ना, तो लूपिंग करके ही उसको मल्टीप्लाई या फिर डिवीज़न का वर्क पास्कलाइन करता था। जैसे एग्जाम्पल पे हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे 2 × 2 4 होता है, तो उसको वो एडिशन के तौर पे करता था, या तो 1 + 1 + 1 + 1 4 बार 1 को ऐड करेगा, या फिर 2 को 2 बार 2 टाइम्स ऐड करेगा 2 को, तो 4 आएगा। सेम इसी बेस पे हमारा पास्कलाइन चलता था। फिर इसके आगे आया और
1834 ईयर 1834 में हमारा थर्ड डिवाइस आया एनालिटिक इंजन। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन और मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट विच इज़ कंसिडर्ड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एनालिटिक इंजन जो है, जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा इन्वेंट किया गया था, ये जो आज आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, जो इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट पे चलता है, डेट मीन्स आईपीओ साइकिल जो हमारा कंप्यूटर लेता है, आईपीओ साइकिल पे चलता था। तो ये कॉन्सेप्ट हमें एनालिटिकल इंजन से ही मिलता है। सेम वही कॉन्सेप्ट पे अभी भी हमारा सिस्टम चल रहा है। इसके आगे बढ़ता है और ईयर 1890 में आता है टेबुलेटिंग मशीन। ये किनके द्वारा डिज़ाइन किया गया? तो हरमन हॉलरेथ डिज़ाइंड अ टेबुलेटिंग मशीन फॉर समराइजिंग द डाटा स्टोर्ड ऑन द पंच कार्ड। ये हरमन हॉलरेथ के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन। ये क्या करता था? तो डाटा स्टोरिंग का काम करता था। डाटा को ये पंच कार्ड के अंदर स्टोर करता था। पहले जैसे अभी मेमोरी वगैरह आईसी का यूज़ हम करते हैं स्टोरिंग के लिए, तो उस समय जो यूज़ किया जाता था डाटा स्टोर के लिए, वो पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। तो इस टेबुलेटिंग मशीन में पंच कार्ड होता था और यहाँ पे डाटा स्टोरिंग का काम किया जा सकता था। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स प्रोग्रामिंग, और यही से हमारे प्रोग्रामिंग का पहला कॉन्सेप्ट आता है। फिर टेबुलेटिंग मशीन के आगे रिसर्च होता गया और ईयर 1937 में आता है ट्यूरिंग मशीन। The Turing machine concept was a general purpose programmable machine that was capable of solving any problem by executing the program stored on the punch card। यहाँ पे प्रोग्रामिंग संभव था, और वो प्रोग्रामिंग कैसे होता था? तो हमारे पंच कार्ड में जो प्रोग्राम स्टोर होता था, तो जब भी हम एग्जीक्यूट करते थे प्रोग्राम को, तो वो हमारे पंच कार्ड में ही स्टोर करता था प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन के बाद। ट्यूरिंग मशीन के बाद रिसर्च चलता रहा और 1945 में आता है हमारा EDIVAC या फिर ENIAC। जॉन वॉन न्यूमैन इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर विच वाज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी। और यहाँ से हमें ये कंसेप्ट मिलता है कि हम किसी भी प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करा सकते थे। द EDIVAC एंड देन द ENIAC कंप्यूटर्स वे डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। इसके बाद EDIVAC और ENIAC इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, और ये भी प्रोग्राम को डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर करने में कैपेबल था। तो इस तरह 1945 में EDIVAC और ENIAC का डेवलपिंग हुआ। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो फिर 1947 में आने के बाद 1947 जो ईयर है काफ़ी चर्चित है। हमारा जो देश है वो भारत देश भी 1947 में ही आज़ाद हुआ था, और इसी साल 1947 में ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन होता है। Vacuum tubes were replaced by transistor developed at Bell Labs using semiconductor material। आपको बता दें कि अब तक हमारे सिस्टम में जो यूज़ हो रहा था वो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था, लेकिन 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है और यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया जाता है, और इस जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज़ होना प्रारंभ हो जाता है। और इसका डेवलप जहाँ होता है तो बेल लैब्स में, USA में ये स्थापित है बेल लैब्स, वहीं पे इसका डेवलप किया गया। और ये ट्रांजिस्टर जो था वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करके इसका निर्माण किया गया था। तो ये यहाँ से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स के जगह पे कब रिप्लेस हुआ, किस ईयर में हुआ। या फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि इसका डेवलपिंग कहाँ हुआ था, तो बेल लैब्स USA में इसका डेवलपिंग हुआ था। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ट्रांजिस्टर किस मटेरियल से बना होता है, तो दोस्तों ट्रांजिस्टर हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड सर्किट का
इन्वेंशन होता है 1970 में। एन इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम आईसी बोलते हैं, इज अ सिलिकॉन चिप विच कंटेन्स एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया। ये क्या करता है आईसी, ये एक सिलिकॉन चिप होता है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर काफ़ी छोटा सा एरिया लेता है, यानी बहुत कम जगह लेता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। द साइज ऑफ कंप्यूटर ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ आईसीज। और आपको बता दें कि आईसीज के कारण ही हमारा सिस्टम आज इतना छोटा होता है कि आप उसे अपने हथेली तक आप रख सकते हो, या फिर डेस्कटॉप की बात करें तो आप उसको एक टेबल पे रख सकते हो। नहीं तो अगर आईसी नहीं होता तो आज के ज़माने में भी हमारा जो कंप्यूटर होता तो शायद उसको रखने के लिए हमें एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का ज़रूरी पड़ सकता था। लेकिन आईसी का इन्वेंशन हुआ और हमारे ये कंप्यूटर सिस्टम के साइज़ को काफ़ी चेंजिंग किया, रिड्यूस कर दिया, तो आसानी से हम आज यूज़ कर लेते हैं। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हो चुका है आईसी के कारण। तो ये हमारा एक डायग्राम था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का। आगे बढ़ते हैं और चर्चा हम करेंगे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर 1.5 में, जिसमें वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर फॉर द कंप्यूटर। यहाँ पे एक वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर दिया गया है जो कंप्यूटर काम करता है, और उसी बेस्ट कॉन्सेप्ट पे आज भी कंप्यूटर चल रहा है, जिसे हम आईपीओ साइकिल बोलते हैं। इसमें पहले हो क्या रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ सबसे पहले हमारा क्या होता है, इनपुट होता है डाटा का। ये मैंने कल भी बताया था कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो पहले डाटा को लेता है, देन प्रोसेसिंग करता है, फिर डिज़ायर्ड आउटपुट देता है। जैसा भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो उस आधार पे आपको आउटपुट देता है। तो ये पहले क्या करेगा, इनपुट करेगा कैसे हमारे सिस्टम में, तो इनपुट डिवाइस के थ्रू। यहाँ आने के बाद वो सीपीयू में आता है और प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के दौरान वो उसे मेमोरी में स्टोरेज भी लेना होता है। जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो फिर हमें टेम्पोररी मेमोरी चाहिए होता है, जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी पे मैं कल चर्चा किया था। तो पहले टेम्पोररी ये प्राइमरी मेमोरी में होता है, फिर जब हम सेव करते हैं तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी मेमोरी में जाकर के हमारा डाटा सेव होता है। उसके बाद ये क्या करता है, प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट देता है। तो आउटपुट कहाँ देता है, तो हमारे आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें आउटपुट मिलता है। ये सभी टॉपिक पे मैं कल चर्चा कर लिया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे। यहाँ लिखा है द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज शोन इन फिगर 1.5, जिसे आपने अभी देखा। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर प्रोसेसिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। यानी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है वो किससे कॉन्सिस्ट करता है, तो सीपीयू को कॉन्सिस्ट करेगा, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। और इसी के अंदर वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को। और मेमोरी टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम, जहाँ एक मेमोरी होता है जो करता क्या है, तो हमारे डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन चैनल टू सेंड और रिसीव द आउटपुट डाटा। यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस भी वर्क करता है, साथ में एक पूरे सिस्टम को कंसिस्ट करके चलाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, और वहाँ से डाटा को सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है। रिसीव कैसे करता है, तो इनपुट डिवाइस के थ्रू रिसीव करता है और आउटपुट डिवाइस के थ्रू उसे डाटा को सेंड करके आप तक या तो हार्ड कॉपी या फिर डिस्प्लेइंग मॉनिटर पे सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है, या फिर इनपुट आउटपुट का और भी बहुत सारा तरीका हो सकता है। आगे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इनायक का यहाँ पे फुल फॉर्म है, मतलब मीन्स इनायक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इज़ द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। और दोस्तों आपको बता दें कि इनायक जो है वो इनायक कंप्यूटर हमारा फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे वर्क करता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था, तो इनायक था।
और ये किस आर्किटेक्चर पे वर्क करता था, तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। ड्यूरिंग द 1970s यानी 1970 के दशक में या 1970 के दौरान लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड LSI ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट CPU ऑन अ सिंगल चिप। ये LSI जो है वो 1970 के दौरान जब हमारा कंप्यूटर निर्माण हो रहा था उस समय ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या काम किया, तो ये अलाउ करता है इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट CPU ऑन अ सिंगल चिप, यानी एक कह सकते हैं कि सिंगल अकेला एक चिप है जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो इसी पे हम सारा वर्क करते थे CPU का, यानी पूरा CPU जो हमारा था वो बेस्ड था माइक्रो प्रोसेसर पे। अलाउड हो गया, वहाँ से ये चिप काम करने लग गया था, जो माइक्रो प्रोसेसर आज तक हमारे सिस्टम में यूज किया जाता है। यहाँ पे मूर्स लॉ प्रिडिक्टेड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। यहाँ पे मूर्स लॉ जो है वो हमें प्रिडिक्ट करता है कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यानी बहुत सारे ट्रांजिस्टर का ग्रोथ यहाँ पे किया जाता है, डेट कुड बी असेंबल्ड इन अ सिंगल माइक्रोचिप। और एक माइक्रोचिप के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर को फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो मूर्स लॉ हमें बताता है, ये प्रिडिक्ट करता है, रेफर करता है कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर को हम एक साथ माइक्रोचिप में कंसिस्ट कर सकते थे। In 1980s, the processing power of computer increased exponential by integrating around 3 million components on a small size chip। यहाँ पे कह रहा है कि 1980 के दशक में हमारा प्रोसेसिंग पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया और यहाँ पे 3 मिलियन से भी ज़्यादा कंपोनेंट्स को एक छोटे से साइज़ के चिप में इंस्टॉल किया जा सकता था आसानी से, जिसे VLSI का नाम दिया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो VLSI में 3 मिलियन से भी ज़्यादा कंपोनेंट्स को क्या किया जा सकता था, एक छोटे से चिप में कंसिस्ट किया जा सकता था। फर्दर रिसर्च चलता रहा और आगे एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस होता गया। has made if feasible to fabricate high density of transistor and other components। फिर इसके आगे और बढ़ता गया और अप्रॉक्स 106 components on a single IC called super large scale integration। फिर आगे बढ़ा और लगभग 106 कंपोनेंट्स जो है वो एक सिंगल IC इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर कॉन्सिस्ट कर दिया गया और इसे सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा गया, SLSI कहा गया। यानी ये शुरू होता है LSI से, LSI के जस्ट बाद VLSI आता है और उसके जस्ट बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो SLSI का कॉन्सेप्ट आता है। आगे लिखता है IBM इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, यानी पहला जो हमारा PC है, पर्सनल कंप्यूटर है, वो इंट्रोड्यूस्ड कहाँ से हुआ, तो IBM के द्वारा वो इंट्रोड्यूस किया गया था for the home user in 1981 and Apple introduced Macintosh machine in 1984। यहाँ कह रहा है कि IBM जो है वो पहला पर्सनल कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया और घर पे जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो 1981 में आया और एप्पल इंट्रोड्यूस करता है मसिनतोश को, जो 1984 में इसका इन्वेंशन होता है। तो जो हम लोग PC यूज़ कर रहे हैं वो 1981 में आया। ठीक उसके बाद एप्पल कंपनी जो इंट्रोड्यूस करता है सिस्टम को जिसका नाम होता है मसिनतोश, वो 1984 में उसका डेवलपिंग किया गया। The popularity of the PC surged by the introduction of graphical user interface based operating system by Microsoft and others in place of computer with only command line interface like Unix और DOS। कह रहा है कि इसके बाद ये PC जो था काफ़ी पॉपुलर हुआ, काफ़ी लोकप्रिय हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया था। GUI बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यहाँ पे इन्वेंट कर दिया गया था,
जो पहले चलता था यूनिक्स और डॉस चलता था, जहाँ पे हम सिर्फ कमांड लाइन के थ्रू अपना वर्क कर सकते थे। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा GUI का इन्वेंशन हुआ तो वहाँ पे यूज़र के लिए कंप्यूटर यूज़ करना काफ़ी फ्रेंडली हो गया। वो आसानी से किसी आइकन के ज़रिए, ग्राफिक्स के ज़रिए वो काम कर सकते थे। वही काम यूनिक्स और डॉस में कमांड लाइन पे होता था, जो थोड़ा टफ होता था। अराउंड 1990s कह सकते हैं कि सन 1990 के अराउंड में द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, जो आप किसी भी वेब ब्राउज़र पे वेबसाइट लिखते हो तो WWW से स्टार्ट करते हो, उस जो आया वो 1990s के दौरान ही वो उसका इन्वेंशन हुआ था, ग्रोथ हुआ था। फर्दर एक्सेलरेटेड मास यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड देयर आफ्टर कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। और वहीं से ये पूरे दुनिया को जो कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स एक दूसरे को जोड़ने का काम स्टार्ट किया, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। और आज के दिन में आप देख सकते हैं कि लगभग सभी लोगों के लिए ये अति आवश्यक हो गया है कंप्यूटर, चाहे वो स्मार्टफोन के रूप में यूज़ करें, लैपटॉप के रूप में यूज़ करें, या फिर वो डेस्कटॉप को पे अपना वर्क करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये आज हर एक व्यक्ति के लाइफ में ये कंप्यूटर आ चुका है। और इसलिए कहा भी जाता है कि आज का जो इरा है ये मॉडर्न इरा, फुल्ली डिजिटल इरा है। नेक्स्ट है फर्दर विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप्स पर्सनल कंप्यूटिंग वाज मेड पोर्टेबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इसके आगे फिर लैपटॉप आता है पर्सनल कंप्यूटिंग में, जो इसको पोर्ट करना काफ़ी आसान था, हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इसी लैपटॉप को हम पोर्टेबल बोलते हैं। दिस वाज फॉलोड बाय स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड अदर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। इसी तरह जैसे स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, या फिर हमारा PDF पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, ये सब आसानी से हम पोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये सारा पोर्टेबल डिवाइसेज होता है। These devices have leveraged the technological advancement in processor, miniaturization, फास्टर मेमोरी, हाई स्पीड डाटा एंड कनेक्टिविटी मैकेनिज्म। और इन सभी डिवाइसेज जो है वो काफ़ी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ प्रोसेसिंग, उसका जो मेमोरी है वो काफ़ी फास्टर होता है, स्पीड काफ़ी हाई होता है डाटा का, या फिर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं वो भी काफ़ी हाई होता है। The next wave of computing devices includes the wearable gadgets such as a smartwatch, lenses, headbands, headphones, etc. और इसके आगे फिर हम देखते हैं तो आज के ज़माने में जो आप वॉच पहनते हो वो भी स्मार्ट वॉच आ गया है, लेंसेज आ गया है, हेडबैंड्स लगाते हैं वो भी स्मार्ट आ गया, हेडफोन आ गया। ये सब कहीं ना कहीं डिजिटली एडवांसमेंट है। जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, काफ़ी एडवांस होता जा रहा है, ये इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। फर्दर स्मार्ट एप्लियंसेज आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और आज के मॉडर्न इरा में जितने भी स्मार्ट एप्लियंसेज यूज़ हो रहे हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक बहुत बड़ा भाग है, वो सभी IoT का ही पार्ट्स कहलाता है। जैसे आप घर में यूज़ करते हो, स्मार्ट TV यूज़ कर रहे हो, स्मार्ट अलार्म यूज़ कर रहे हो, फिर ये फायर डिटेक्टर यूज़ कर रहे हो, ये सारा कुछ जो है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का ही एक पार्ट है। बाय लेवरेजिंग द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो लेवरेज करता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पावर को लेवरेज करता है। ये सब में कहीं ना कहीं AI का यूज़ है। इसलिए आज के इस मॉडर्न इरा में काफ़ी तेज़ी से AI भी आगे बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी में का एक बहुत बड़ा पार्ट बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर मेमोरी। तो दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज जो भी आपको बताया गया है, आप से रिक्वेस्ट है कि आप इसे एक बार फिर से पढ़ना, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे आप उसे एक नोटबुक बनाना, उस पर नोट करना। ठीक है, यहाँ पे आपको एक हिंट बॉक्स समझाना है, वो समझ लेना। मैंने कल भी बताया था कि NCERT एक ऐसा बुक है जहाँ पे लेफ़्ट साइड या राइट साइड में एक बॉक्सेज होता है, पिंस बॉक्सेज या हिंट्स बॉक्स आप कह सकते हो, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया जाता है नोट्स के रूप में।
यहाँ है इन 1965 इंटेल को फाउंडर गॉर्डन मूरे इंट्रोड्यूस्ड मूरेज लॉ, यानी कि 1965 में इंटेल के जो को फाउंडर थे, यानी इंटेल कंपनी जो प्रोसेसर का निर्माण करता है, बनाता है, उसके जो को फाउंडर थे गॉर्डन मूरे, ये इंट्रोड्यूस करते हैं मूर्स लॉ को, which predicted that the number of transistor on chip would double every 2 years while the cost would be halved। जो यहाँ पे ये दिखाता है कि ट्रांजिस्टर का संख्या काफ़ी बढ़ता है और जो एक चिप में ही क्या हो जा रहा है वो कॉन्सिस्ट किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा चिप का जो यूज होगा स्टोरिंग और उसका स्पीड का जो बढ़ेगा वो डबल होता है 2 सालों के अंदर में, लेकिन कॉस्ट जो है उसका वो कॉस्ट हाफ होता है, लेकिन काम हमारा दोगुना हो रहा है लेकिन खर्चा हमारा आधा हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव था टेक्नोलॉजी के अंदर जो 1965 में हुआ था और उसे इंट्रोड्यूस किए थे इंटेल के को फाउंडर गॉर्डन मूरे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।